नेपाल का एक छोटा सा गांव था। नानी को मार दिया जाता है तो नानी का वो जो झोपड़ी वोपड़ी होती है वो सारी गिरा देते हैं और उसको मसमार कर देते हैं। अब नानी को जब वो मारते हैं उसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता था। खैर एक टाइम आज ऐसा आता है कि उस गांव को लोग मजबूरन पूरा खाली कर देते हैं और फिर वहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड लगा देती है, जो आज भी लगा हुआ है, कि इस पूरे गांव में, उस पूरे एरिया में, उस पूरी पट्टी में किसी भी इंसान का दाखिला ममनू है। Alright friends, अस्सलाम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे और दूसरा हमारे साथ हैं जिया भाई। जिया भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। तबीयत ठीक है? सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप समझ तो गए होंगे कि आज की स्टोरी में हम जिया भाई को भी साथ भी लेकर आए, तो मतलब कुछ नया मवाद भी मिलेगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर काशिफ की तरफ और पहले वो स्टोरी एक सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं ज़िया भाई की स्टोरी की तरफ। अच्छा, ज़िया भाई का मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि कुछ वो पहले हम लोग बैठे हुए थे तो ज़िया भाई ने बोला कि यार कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैं भी चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और इनके साथ भी शायद, आई एम नॉट श्योर, कुछ चीज़ इनके साथ कनेक्टेड हो। मेरे साथ तो एक यही कनेक्टेड है बहुत बुरी तरह से। जनाब, किस्सा है नेपाल का। नेपाल का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में होता ये था, अब ये है कि गांव जो होता है ना, वो जैसे हमारे पाकिस्तान में गांव है छोटे से, किसी में 40 घर, 25 घर, 30 घर, 50 घर, इस तरह से। तो नेपाल के उस गांव में भी इस तरह से छोटे छोटे कुछ हट थे, कुछ गांव तो घर बने हुए थे। होता ये था कि जी पहले उस गांव से हर साल एक बच्चा गायब हो जाया करता था, हर साल। अब हुआ ये कि जी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हर साल एक ही रात को बच्चा गायब होता है और वो गायब होता है रात में, और सुबह फिर उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता कि वो बच्चा कहाँ गया, कौन ले गया, बाहर निकला, कैसे निकला घर से। क्योंकि कच्चे घर होते हैं, या यूँ समझ ले वो तिनकों की झोपड़ियों की तरह के वहाँ के भी कुछ घर होते थे। बहुत पुराना किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार अब हम चौकीदारी करेंगे। उन्होंने जनाब चौकीदारी करना शुरू की है कि घर से एक एक बंदा हर रात को जागता था। लेकिन हुआ ये कि वो सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी नहीं होता था। खैर होता ये था, हर साल के जो चांद ग्रहण होता है उस रात को ये किस्सा होता था। अब जब उस गांव में ये बात बहुत मशहूर हो गई कि बच्चा गायब हो जाता है, तो फिर उसके आसपास के जो अलग दूसरी जगहें थी वहाँ से बच्चे गायब होना शुरू हो गए। किसी को बात समझ में नहीं आई कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन उठा रहा है, किसके पास जा रहे हैं। एक घर होता था वहाँ पर, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। वो नानी नानी टाइप होती थी, तो वो मशहूर होती थी पूरे गांव में कि वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। स्पेशली वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, बच्चों को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं होता था, वो अकेली रहती थी। तो वहाँ की ज़बान में बच्चे और लोग उसे नानी नानी कह के बुलाते थे। अब मैं नानी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नानी तो हमारी उर्दू ज़बान या सिंधी या जिसमें भी हम बोलते हैं, तो नानी के नाम से वहाँ पर वो मशहूर थी। जनाब हुआ ये कि जी एक रात, वही उस तरह की चांद ग्रहण की रात थी, तो लोगों को लगा कि यार अब ये मामला रुक गया है, क्योंकि वो अब दूसरे कहीं और जगह से वो मामला शुरू हो गए थे। तो उन्होंने फिर वो चौकीदारी वगैरह वाला सिस्टम बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन जनाब उस रात उस गांव से एक और बच्चा गायब हो जाता है। जब बच्चा गायब होता है तो वो जब गायब हो रहा होता है तो उसके साथ एक और बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होता है
वो देख लेता है कि इसे कौन लेके जा रहा है। खैर वो डर के मारे चुप हो जाता है, किसी को बताता नहीं है। जब सुबह होती है तो उस बच्चे का आवाज़ भी बंद हो जाता है, वो बता नहीं सकता कि कौन लेके गया। लेकिन जब बच्चे को ढूंढते हैं तो वो बच्चा फिर जाके अपने बाप को बताता है इशारों में कि यहाँ से बच्चा गया है, यहाँ गया है। ये नानी लेके गई है। अब किसी को यकीन नहीं आता इस बात पे, क्योंकि नानी पूरा साल हर वक्त बच्चों के साथ, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को खिलाना, बच्चों की खिदमत करना। खैर लोगों को अब वो जब ये बात पता चलती है कि नानी है, इसने उठाया है, बच्चे ने देखा है, तो वो कहते हैं कि यार अभी इस तरह से हम कुछ नहीं करते, हम जो है वो पहले देखते हैं कि क्या वाकई में ये किस्सा इसी तरीके से जैसे मेरा बेटा बता रहा है। तो वो क्या करते हैं जनाब, नानी के घर का जायज़ा लेते हैं। जैसे यूँ समझ लो कि नानी के घर को खोजते हैं कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नानी कहीं गई भी होती है, ये क्या करते हैं, वहाँ की ज़मीन खोदते हैं। जब घर में कुछ नहीं मिलता, जब ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर से बच्चों की हड्डियाँ मिलती हैं। अब इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि यार ये किस्सा दूसरा है, और ये नानी जो है बच्चों के साथ मार के इनको फेंक देती है, क्योंकि वो तो सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त तो होता नहीं था, दफना देती है। खैर जब नानी आती है तो लोग नानी को पकड़ लेते हैं जनाब कि बताओ बच्चे कहाँ हैं हमारे, ये वो, उसको बड़ा टॉर्चर करते हैं, कुछ मारते भी हैं वो। तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता कि बच्चे कहाँ हैं, मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ गए, ये है वो है। खैर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो पुलिस लेके जाती है तो वहाँ पे अलग उससे पूछगछ होती है, तो वो उसे कुछ याद नहीं रहता कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। असल में होता ही है कि वो नानी हर जो चांद ग्रहण की रात होती है, जो साल में एक बार आती है, एक ख़ास वो टाइम होता है जिसमें उसको एक क्रेविंग होती है गोश्त खाने की। तो वो ताज़ा खून का गोश्त, जैसे जो बच्चा होता है उसका गोश्त, उसका खून जो होता है बड़ा गर्म होता है, उसको उस चीज़ की लत लगी हुई होती है। वो उन बच्चों को उठाती है और वो खाती है। खैर जब ये बात कंफर्म हो जाती है कि यही औरत है, यही करती है, तो उसे सज़ा दी जाती है मौत की। जब नानी को मार दिया जाता है, मौत हो जाती है, तो नानी का वो जो झोपड़ी वोपड़ी होती है वो सारी गिरा देते हैं और उसको मसमार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद का किस्सा जो शुरू होता है, पहले वो साल में एक बच्चा गायब होता था, अब नानी को जब वो मारते हैं उसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता था। ओके। अब उनके अपने एक रिचुअल्स होते हैं, तो वो अपने जो उनके मौलवी हजरात हैं जो उनको बुलाते हैं उस गांव में, कहते हैं बताओ अब इस चीज़ से कैसे जान छुड़ाई जाए, क्या हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जी हम पढ़ाई कर देंगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ से अब नहीं जाएगी, क्योंकि इसके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, और इसको आप हमें बताते, हम कंट्रोल करते, लेकिन अब ये चूँकि मर चुकी है एक चीज़ और दुनिया से पर्दा करके एक नए रूप में आ गई है, तो उसका हम बड़ा मुश्किल है इसको हमने संभालना और करना। खैर पढ़ाइयाँ चलती हैं, बहुत कुछ होता है। उसके बाद एक टाइम आज ऐसा आता है कि उस गांव को लोग मजबूरन पूरा खाली कर देते हैं, और फिर वहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड लगा देती, तो आज भी लगा हुआ था कि इस पूरे गांव में, उस पूरे एरिया में, उस पूरी पट्टी में किसी भी इंसान का दाखिला ममनू है, कोई नहीं जा सकता। मतलब वो प्रोहिबिटेड एरिया हो वो गया प्रोहिबिटेड अभी तक। अभी तक। ओके। वैसे देखा जाए, मैं थोड़ा सा हॉरर लग रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो इस स्टोरी से मुझे एक और चीज़ भी याद आई है, क्योंकि आजकल बच्चे वो बहुत गौर और शोर से देखते हैं फिल्म, गेम खेलते हैं जिसका नाम है ग्रैनी।
शायद आप लोगों को भी आपने नाम सुना उसका गेम का। बहुत फेमस गेम है ग्रैनी के नाम से, और उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे बड़ा मगन होकर खेलते हैं। थोड़ा सा उसमें हॉरर टच है गेम में, और लोग उसको मतलब बच्चे क्या बड़ी उम्र के भी, जैसे कि डॉक्टर काशिफ जैसी उम्र के लोग, वो भी जो है वो बड़े शौक से वो गेम खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रैनी के पीछे जो रियल स्टोरी है वो हो शायद सकता है, पॉसिबल हो सकता है। पता नहीं किसने बनाई ये गेम, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये इंडियन गेम है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। खैर जी, कैसी लगी आप लोगों को हमारी डॉक्टर साहब की आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं ज़िया साहब के इंट्रोडक्शन की तरफ। ज़िया साहब, जी सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैं लाइट आपकी तरफ लेके जाता हूँ। जी। हाँ जी। जी तो ज़िया साहब, कैसे चल रहे हैं आपके ज़िंदगी के मामलात? सर अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ज़िया साहब, अब आई डोंट नो कि मुझे आपकी कौन सी बात बतानी चाहिए, कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए, आप क्योंकि खुद बता दें। हाँ, बिहाइंड द सीन्स हमारी जो बातें हुई उसमें ज़िया साहब का कहना ये था कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मैं बता नहीं सकता हूँ, तो वो मैं हिडन रखूँगा। मैंने कहा सर एज़ योर विश, आप जैसे कंफर्टेबल फील करें आप वैसा ही बताइएगा। तो अभी चलते हैं ज़िया साहब के साथ। ज़िया साहब, क्या बताएंगे आज की स्टोरी में? सर मैं तो अपने रियल जो लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं वो कुछ शेयर करूँगा। जी एक परफ्यूम वाला था, इतर वाला, जी। उसके साथ उसने मेरे को बताया रियल जो है। तो उसके पास एक बंदा आता था जुमेरात को, और वाइट कपड़ों में आता था, और 5,000 रुपये का इतर लेकर जाता था मुख्तलिफ़ किस्म के। 5,000 की उसकी एक सेल होती थी। इसी तरह एक वीक गुजरता था, नेक्स्ट जो थर्सडे आती थी तो वो लेकर जाता था, फिर 5,000 का वो कड़क नोट देता था। तो ये मामला चलते रहे, 5-6 महीने गुजरे। तो उसने गलती से उनसे पूछ लिया कि सर आप इतने इतर का करते क्या हैं, आप हफ्ते के 5,000 इतर ले रहे हैं, 5,000 रुपये के वैल्यू है, और क्या करते क्या है। वो चुप हो गए और गुस्से से उसकी तरफ देखा। ठीक है, फिर वो चले गए। तो वो इतर वाला मेरे को बता रहा है यार मेरी सेल हो रही थी, अच्छा भला चल रहा था सिस्टम, लेकिन उसके बाद से वो आना बंद हो गए, वो आए नहीं, और अभी तक नज़र ही नहीं आए। और कुछ हद तक मैं भी समझ गया था कि वो क्या है, लेकिन मेरी गलती ये हुई कि मैंने उनसे इस बारे में पूछ लिया। तो ये एक रियल स्टोरी जो हुई है। और दूसरा एक रियल इत्तेफाक ये हुआ, यहाँ पर एक जगह है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर अक्सर लोगों ने सरकटा देखा है, और पहले वाक़यात अखबारों में भी आए। तो वहाँ पर एक बंदा जा रहा था, वो दुआएं पढ़ता था। तो बहरहाल वो जा रहा था, तो जाते हुए उसको अपने पाँव के पास, बाइक पर जा रहा था, पाँव के पास कुछ महसूस हुआ जैसे बिल्ली जैसी कोई गई है या कुछ चीज़ गई है। जब आगे गया तो थोड़ा सा चाचा एक खड़े हुए थे बुज़ुर्ग से, उन्होंने कहा बेटा बचत हो गई। उन्होंने कहा कहाँ से बचत हो गई? बोले देखो। जब उसने वहाँ देखा तो एक ट्राला जा रहा था स्पीड में, तो उसने उस ट्राले की तरफ देखा। उन्होंने कहा ये ट्राला मेरे पास से कैसे गया? बोले बेटा बचत हो गई आपकी। जब वो ट्राले की तरफ देख रहा था तो बुज़ुर्ग की तरफ देखा, बुज़ुर्ग वहाँ नहीं थे, उसी वक्त नहीं थे। ओह ओके। ये एक रियल टाइम स्टोरी है जो हुआ है। और मिठाई के हवाले से, एक गांव के अंदर एक मिठाई वाला था, तो उसने 6-7 दुकानें थी, उसको फिर गांव में बुलाया गया था कि यार आप गांव में आओ और मिठाई बनाया करो आप हमारे यहाँ। तो जिस बंगले में उसका स्टे कराया गया था, तो वो बंगले के अंदर वो वहाँ रह रहे थे। रहते रहते तो उनको कुछ चीज़ें महसूस होना शुरू हुई, कुछ मामला होना शुरू हुए। वो बंदा भी थोड़ा बहुत समझता था चीज़ों को, लेकिन वो अपने कामों में लगे रहे। तो वहाँ पर वहाँ के मुकामियों ने बोला था कि आप यहाँ पर सिर्फ पाक साफ होकर रह सकते हैं, जबकि उन मुकामियों ने वहाँ पर खुद सफाई का इंतज़ाम भी नहीं करा हुआ था। उनको बोला हुआ था कि भाई आप पाक साफ रहना। तो उनका जो एक कारीगर है वो नापाक हालत में सो गया, यानी कि वाशरूम वगैरह जो होता है गांव के अंदर, कभी पानी होता है कभी नहीं होता। तो आधी रात को उसके साथ ये हुआ कि उसको बाकायदा तौर पर उसको पकड़ कर उठाकर घसीटा जा रहा था। जब वो मिठाई वाला उठा, उसने उसकी तरफ देखा कि यार इसको घसीटा जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी उस मिठाई वाले की कि आवाज़ दूं या रोकूं। सब बंदे, सारे कारीगर वहीं सो रहे थे, लेकिन मिठाई वाला वो जो खुद उस्ताद है वो उठकर देख रहा था। बहरहाल वो उठा, आयतल कुर्सी वगैरह जो भी दुआएं आती थी वो पढ़कर उसने हिम्मत करी, वो उसको घसीटते हुए बंगले की गली तक ले गए थे। तो वहाँ जाकर इसने हिम्मत कर कर उसको पकड़कर ज़ोर से अल्लाह का नाम लिया, दुआएं पढ़ी, तो उसको घसीटते हुए फिर वो लेकर आया।
और दूसरे दिन फिर उसने वहाँ पर जो है वो चीज़ों को समझ गया था, उसने वहाँ पर उस बंगले की सफाई करी, उस जगह की, वहाँ की मस्जिद की भी सफाई करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के भी फिर मामलात सही हुए। उन्होंने वहाँ पर रुके नहीं, फिर वहाँ से काम छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर आप सफाई का ख्याल रखें। तो ये जो है रियल स्टोरियाँ हैं, लोगों की अपनी ज़ाती तजर्बे की स्टोरी है ये जो। या भाई एक किस्सा अभी भी हुआ हमारे साथ। हाँ, अभी हाँ। उन किस्सों में तो हम बाद में चलेंगे। और अभी मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ ज़िया साहब, कि हम पिछले दफ़े जब हमारी मुलाकात हुई थी, जी तो आपने मुझे, वैसे ज़िया भाई जो है वो बाहर कुछ कंट्रीज़ में रह चुके हैं, तो वहाँ पर बिज़नेस के हवाले से मूव हुए थे, लेकिन ज़िया भाई ने मुझे एक बड़ा मज़े का किस्सा सुनाया था खाने वाला। ज़िया भाई ज़रा वो किस्सा सुनाएंगे आप? सर, हुआ ये था कि दुबई में था, दुबई बल्कि शारजा में था। तो शारजा में हम लोग बेड स्पेस होता है, तो और हमारे साथ और लोग भी रह रहे होते हैं, एक फ्रिज होता है। तो उसके अंदर में खाना, जैसे मैं वर्क कर आता था तो हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर खाना बनाऊं या लेकर आऊं, तो फ्रिज आकर खाना तैयार होता था, खाना फ्रिज कर देता था कि रात को 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ तो खाना मैं गर्म करूँ और खा लूँ। होटल्स वगैरह बंद होती थी, तो मैं ये ऐसे रखता था। रखते रखते ऐसा हुआ कि वो लोग मेरा खाना खा लिया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं आया 2-3 बजे, मैंने देखा खाना कहाँ है। बोला भाई वो तो हमने फेंक दिया। वो बोले फेंक दिया, ख़राब हो गया था वो तो, लाइट नहीं दी या ऐसा कुछ। बहरहाल लाइट तो नहीं दी, लेकिन बोले फेंक दिया हमने, इस तरह का उन्होंने ये बात बोली। तो मैंने कहा यार, मैंने अपने खाने के लिए रखा था, आपको उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खा लेता, मैंने अपने लिए रखा था, आपको तो उसका नहीं था। बोला यार वो सड़ रहा था, हमने फेंक दिया। बहरहाल दूसरा दिन ऐसा ही करा उन्होंने, तीसरे दिन भी ऐसा ही करा। अक्सर वो ऐसे ही करते थे। और मैं मजबूरन, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को चिप्स खानी पड़ी, एक चिप्स बैग के अंदर रह गई थी, तो उससे पेट भरना पड़ा। और मैं बड़ा अजियत में था। मैंने कहा यार खाना भी नहीं मिल रहा और ये बेड स्पेस में रहना, खुलखुलाकर घर की तरह नहीं रह पा रहे थे। बहरहाल वो तकलीफ़ के अंदर मैं सो गया। फिर मैंने एक दिन खाना रखा, तो जब मैं आया तो वो लोग सब के पेट पकड़ कर बैठे हुए थे। तो वो आए, मैंने कहा कि क्या हुआ आपके साथ? बोले भाई, बबलू भाई, मेरे को बबलू बोलते थे, बबलू भाई हाथ जोड़ गए, बोले ये खाना मत खाया करो, ये तो इसने हमारा पेट का ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा आपने क्यों खा लिया? आप तो बोलते थे कि ये तो फेंक दिया हमने। बोले नहीं यार, हम ही खाते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने ये खाना खाया है और हमारा सबके पेट ख़राब हो गया, जबकि खाना बिल्कुल फ्रेश अच्छा आया हुआ था, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? बहरहाल उसके कुछ राज हैं, किस वजह से हुआ। लाजमी हम जब अपने साथ, कोई हमारे साथ नेगेटिव करता है ना, एक तो अल्लाह होता है, बेशक अल्लाह होता है, तो अल्लाह अपनी किसी मखलूक के दिल में भी डालता है कि यार आप इसकी हिफाजत करो, आप इसका ख्याल रखो। तो वहाँ पर कोई अल्लाह की मखलूक थी, तो उनको मेरे पर तरस आया कि यार ये बच्चा मेहनत कर रहा है, आ रहा है, लोग इसके साथ ज़्यादती पे ज़्यादती। बहरहाल मुझे जो लगता है कि शायद उन मखलूक ने उनको सज़ा दी। उसके बाद वो बेचारे ऐसे हो गए थे कि यार आप हमारे साथ खाओ, और मेरे खाने को हाथ तक नहीं लगाया था उन्होंने। जो मैं रखता था वो मेरे को मिल जाता था। अच्छा, वैसे इस स्टोरी में ज़िया भाई कुछ चीज़ें लुकबात जो है वो खा गए हैं, तो मैं आपको कुछ ऐड कर देता हूँ जो कि वो बताना नहीं चाह रहे होंगे शायद, लेकिन हम थोड़ा ढीठ हैं, थोड़ी स्टोरी बता देते हैं, थोड़ी चोरी कर लेते हैं हम लोग स्टोरी। वो ये हुआ था कि बबलू भाई हैं, उन्होंने वही खाना फिर उन्होंने ख़ुद भी खाया था, और उस खाने से इसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन उन सब की तबीयत ख़राब हुई। क्या होता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई होती हैं, कुछ मखलूक हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो फिर दूसरे लोगों को, जब आपके साथ ज़्यादती होती है तो वो दूसरे लोगों को उस ज़्यादती को उसका जवाब देते हैं या उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस तरीके से होता है। जिस तरह के मैंने आपको अपने रूम का, स्टूडियो का आपको टूर करवाया था, तो उस स्टूडियो में क्या है कि मेरे पास एक स्टोर रूम बना हुआ है अंदर की तरफ, जो मैंने आप लोगों को एक स्टोरी में दिखाया भी, बल्कि 2-3 स्टोरीज़ में दिखाया हमने। तो उस स्टोरी में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे स्टोर में अजीबोगरीब से सामान पड़े हुए हैं, वायर्स हैं, पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैं क्या है कि सामान बेचता नहीं हूँ, मैं रख देता हूँ स्टोर में। तो बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पर लोग अक्सर आया करते हैं, वो वॉशरूम यूज़ भी करते हैं, और उस एरिया को जहाँ पे वो सारा मेरा कबर्ड है जिसपे सामान पड़ा हुआ है, उसको मैंने लॉक वॉक नहीं लगाया हुआ, ओपन होता है वो, उसका कोई दरवाज़ा भी नहीं है, वो बिल्कुल आप वॉशरूम में घुसेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं सारी। तो कभी भी उस जगह से मेरा एक सामान भी चोरी
नहीं होने दिया गया, मतलब नहीं होने दिया गया। कभी भी उस सामान को, मेरा सामान मिसप्लेस नहीं होता था। जब तक सामान उस कबर्ड में पड़ा हुआ है, उस जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसको वो चीज़ वहाँ पे महफूज थी। लेकिन जब भी मैं वहाँ से उठा लेता था तो फिर वो ऑफ कोर्स हम लोग समझ सकते थे कि वो या तो सामान चोरी हो जाया करता था या गुम हो जाया करता था। लेकिन कभी भी हमारे साथ वहाँ पर किसी भी बदनीयत से कोई बंदा जाके सामान नहीं उठाता था। अगर उठाता था तो तकलीफ में आ जाता था। तो ज़िया साहब के साथ भी वही हुआ है किस्सा कि वो ऑफ कोर्स उनके साथ जो मखलूक जुड़ी हुई है, मतलब शायद नहीं जुड़ी हुई हो, लेकिन मकसद कि उसने वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया और उसका जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? यार मैं क्या समझता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि ऐसा होता है जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो किसी न किसी शक्ल में आपके साथ बुरा होता है। तो बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अच्छा ही किया करना चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा। आज मेरे को लग रहा है कि आज सारी बातें छुपा के हम पेश करें, नहीं, खुल के कोई चीज़ सामने नहीं आई। मैं खुल के तब बताऊँ ना जब मुझे इजाज़त हो किसी की। जब मुझे किसी की इजाज़त ही नहीं तो मैं उसकी बात क्या खुल के बताऊँ। जी सर। ज़िया भाई? सर अभी थोड़ा सा कुछ राज को राज ही रहने दें, इसलिए अभी आज हाँ। क्या है कि आज हम बबलू भाई के साथ फर्स्ट टाइम मीटअप है हमारा, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ते आहिस्ते वो घुल मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे राज खुलेंगे। क्योंकि मैंने जो हमारी पिछली मुलाकातें हो चुकी है तो उसमें कुछ इंकशाफात ऐसे हुए हैं कि ज़िया भाई डॉक्टर काशिफ पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की स्टोरीज जो लुकमात थे वो पसंद आए होंगे, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं इन स्टोरीज़ को बढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीक। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन ही रहना बेहतर है, कॉन्फिडेंशियल रहना बेहतर है, क्योंकि अगर हम उनके सारे राज यहाँ पर खोल देंगे तो हो सकता है हम तकलीफ़ में पड़ जाएँ। मतलब भाईजान बिल्कुल सर, दुआओं की दरख्वास्त दुआओं में याद रखिएगा। आप जो भी हैं देखने वाले, हम सब के लिए दुआ करें। लाजमी इसके अंदर देखने वालों में कोई नेक लोग भी होंगे और दूसरी मखलूक़ात भी लाजमी होंगे देखने वाले। हर रूप के अंदर लोग देख रहे हैं। ज़िया भाई। जी सर। ज़िया भाई, आपकी लाल कपड़ों वाली दुल्हन वाली स्टोरी नेक्स्ट वीक सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अब ये मत पूछिएगा कि ये लाल दुल्हन वाली जोड़ी मुझे कैसे पता चली, मतलब स्टोरी कैसे पता चली। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़।